आइए साथियों, जो हमने आप लोगों को यूपी एपीओ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 20 क्लास देने की बात की थी, उसकी आज छठी कक्षा है और इसमें कुल महत्वपूर्ण 4 टॉपिक पे चर्चा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी है, भारत के पड़ोसी रिश्तों से भी है और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे आर्थिक मुद्दों पर भी है जो आप सार्वभौमिक प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब लेक्चर हम देंगे तो आपको ये समझाते चलेंगे इसका सदुपयोग कहाँ हो सकता है। पहली टॉपिक जो मैंने चुनी है, भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व। तो पहले हम ये जानें, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बंदरगाह है और इसके बारे में कई बार पूर्व में पूछा जा चुका है, फिर भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो इसलिए मैंने इसको टॉपिक को ऐसे घुमा के लिखा है कि अगर आप किसी आर्थिक मुद्दे पर वैश्विक राजनीति पे कुछ ऐसे टाइप का लिख रहे हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति, मध्य एशिया की स्थिति को दर्शाना है तो आप इस टॉपिक को उसमें डाल सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये तथ्य जुड़ेगा तो नंबर अच्छा आएगा। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व। विदित हो, चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये जीके का विषय है। ये चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, फिर से सुनिए। विदित हो, चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, एक सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है ईरान का, उसमें मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत, अफगानिस्तान और ईरान, इसमें चौथा राष्ट्र नहीं है। इन तीनों राष्ट्रों की इस बंदरगाह की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत का कट्टर शत्रु राष्ट्र चाइना, पाकिस्तान आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कितनी बार दोनों देशों ने भारत पर आक्रमण किए हैं। संबंध हमेशा कटु बने रहते हैं। अभी कुछ चंद दिनों के पहले भारतीय सेनाओं और चाइना सेनाओं के बीच में झड़प होने की खबर आई है। तो संबंध ठीक नहीं है और पाकिस्तान का चाइना से रिश्ता, ये शत्रु शत्रु एक हो जाने का, इससे भारतीय व्यापार, भारतीय वाणिज्य, भारतीय विश्व जगत में राजनीतिक डिप्लोमेसी, इन सारी चीज़ों को इन दोनों शत्रुओं को ध्यान में रख के ही तैयार करता है और अपने विश्व पॉलिसी को, विश्व बाजार को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था पर कोई युद्ध या सामरिक स्थिति में स्थिति डगमगा न जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को ढांचे में तब्दील करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए विश्व स्तर पर यह कामकाज होता है। उसी में एक काम है बंदरगाहों का निर्माण, जो युद्धपोतों का निर्माण, समझ रहे हैं। आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए और विश्व व्यापार को सुगम बनाने के लिए केवल यही इतना थोड़े होता है कि बजट पास कर दिया जाए, नहीं, उसके लिए कई पहलू हैं। वातावरण तैयार करना, आवागमन के रास्ते बनाना, व्यापार वाणिज्य के मार्ग में आ रही हर स्तर की असुविधा को दूर करना। उसी व्यापार वाणिज्य के मार्ग में आ रही असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशियाई उपमहाद्वीप, जिसमें संयुक्त अरब अमारात, मध्य अरब राष्ट्र जितने कंट्री हैं, खाड़ी के जितने देश हैं, इराक, ईरान, इजराइल, ये सब, इन देशों से और ये अफ़गानिस्तान तक, खासकर अफ़गानिस्तान से जो भारतीय संबंध प्राचीन समय से रहे हैं, उनको पुनर्स्थापित करने या उन संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान रोड़ा है। क्यों रोड़ा है? क्योंकि भारत का पाकिस्तान के संबंधों के बीच में अफ़गानिस्तान को मदद करना या अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट करना, चाइना और पाकिस्तान दोनों खतरे की दृष्टि से देखते हैं। इसी के अपोजिट में जब जाएं तो भारत के, कोई आज के नहीं, काबुल में जब गांधार नरेश की जो महारानी थी, गांधारी, जो महाभारत हुआ था वहीं की थी। काबुल भारत का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था आज प्राचीन समय में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हर देश एक देश को अपने अपोजिट शत्रु देश के खिलाफ मजबूत प्लेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत को चाइना पे भी कवर करने के लिए, पाकिस्तान पे भी नज़र करने के लिए अफ़गानिस्तान एक ऐसा सेफ़ कंट्री भारत को नज़र आता है। हालांकि वहाँ तालिबानी हुकूमत है तो उतना प्रभाव नहीं, लेकिन जब डेमोक्रेसी थी और वहाँ हामिद करजई वहाँ के राष्ट्रपति थे तो भारतीय और अफ़गानिस्तान के संबंधों पर एक सुगम और सही दिशा में सब कुछ चीज़ें चल रही थीं।
लेकिन अचानक वहाँ से अमेरिकी फौजी हटे और आप जानते हैं कि तालिबान की सत्ता वहाँ पुनर्स्थापित है और एक प्रकार से कट्टरपंथी शासक हैं। वो किसी के हितैषी और किसी के मित्र नहीं हैं। उनके दिमाग का एक रूढ़िवादी सोच है, हर मामले में वो रूढ़िवादी हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़रूरत के समय पर और बदले हुए परिदृश्य में भी भारत ने अफ़गानिस्तान से एक नाजुक मोड़ पर भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भारत ने विपरीत परिस्थिति में भूकंप आया अफ़गानिस्तान में, वहाँ जलजले आने में वहाँ तमाम गरीब झुग्गी झोपड़ियाँ और बड़े बड़े काल बहुत प्रभाव पड़ा, उस पर लोग मरे, भूखों मरने लगे, अकाल टाइप का स्थिति आ गई। उस स्थिति में भारत ने गेहूं के खेप भिजवाए, गेहूं के कई हज़ार टन गेहूं भिजवाए। कैसे? पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था, पाकिस्तान रोक रहा था कि हम अपने देश के मार्ग से नहीं ले जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे ही नहीं, तमाम चीज़ों के लिए गैस पाइपलाइन हुआ या कोई खाद्य सामग्री हुआ, हवाई मार्ग वो बंद कर देता है। तो उन स्थितियों में भारत को वैकल्पिक रास्ता चाहिए जिससे पूरे मध्य एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत न पड़े। तो वही समस्या का हल ये कौन है? ओमान की खाड़ी में स्थित ये चाबहार बंदरगाह। इतनी भूमिका और इतनी बातें मैंने इसलिए बताई कि अगर क्वेश्चन आपको भारत अफ़गानिस्तान के संबंध में आ जाए तो 200 शब्द के लिए इसी चाबहार बंदरगाह का उल्लेख करते हुए और भारत अफ़गानिस्तान जितना मैंने बोला इतने में आपके 200 शब्द पूरे हो जाएंगे। हल्के मत लेना, ये लेक्चर फालतू का नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, नहीं, एकदम टॉपिक पे है कि अगर भारत अफ़गानिस्तान संबंध आ जाए तो इसी बंदरगाह का प्रकरण उल्लेख करते हुए भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते को आप मधुरतम ढंग से और सटीक ढंग से उल्लिखित कर सकते हैं। तो आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके भारत पाकिस्तान से गुजरे बिना, ध्यान से देखिए, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में माल का परिवहन, यानी माल भी भारत मध्य एशिया में पहुंचा देगा, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परिवहन कर सकता है। यह रूस, यूरोप और मध्य एशिया देशों तक पहुंचने के लिए, फिर से देखिए, यह रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए एक ऐतिहासिक घटना माल भाड़ा लागत तथा माल भेजने में लगने वाले समय को कम करेगा। भारत से जब देश आज़ाद कराने के लिए नेताजी जब रसिया जर्मनी पहुंचे थे तो पाकिस्तान लाहौर होते हुए गए थे, अनिवार्य था क्योंकि कोई मार्ग था नहीं जलयान के लिए। तो अब ये बंदरगाह बन जाने के कारण, यानी यह आवागमन का एक रास्ता बन जाने के कारण पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ओमान की खाड़ी में जाइए, घूम कर चले आइए अफ़गानिस्तान और घूम कर चले जाइए पूरा मध्य एशिया, रसिया, क्या दिक्कत है? लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर, वो करेक्ट है ओमान की खाड़ी। आप देखिए नक्शे में, इसको समझने के लिए थोड़ा वर्ल्ड का नक्शा भी देखना पड़ेगा आपको, तो उसमें आप इस स्थिति को ज़रूर देख लें कि चाबहार बंदरगाह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान वर्ष 2016 में ये 3 सशक्त राष्ट्र हैं। ईरान और भारत सशक्त हैं, अफ़गानिस्तान बेचारा कमज़ोर है, लेकिन अफ़गानिस्तान को एक ऐसे कंट्री के तौर पर सारे मुल्क देखते हैं, खास करके भारत, कि चाइना और अफ़गानिस्तान के बीच में वो डिफेंस मोड है। अगर अफ़गानिस्तान भारत की मदद करता है, भारत काफ़ी मदद करता है। जैसे नेपाल की सामरिक स्थिति को आप देखेंगे तो भारत चाहता है कि नेपाल हमारी तरफ झुका रहे चाइना की वजह से, और चाइना भारत को खतरे में महसूस करता है तो नेपाल को यूज करता है। ठीक यही पोजीशन भारत, पाकिस्तान, चाइना के बीच में अफ़गानिस्तान की है। भारत अफ़गानिस्तान को मदद ऐसे फ्री फंड का नहीं कर रहा, वो सामरिक परिप्रेक्ष्य देख रहा कि अगर इससे हमारे अच्छे रिश्ते रहेंगे तो विपरीत परिस्थिति में जहाज़ को लैंड करने, तेल भरने, सामरिक स्थिति में भारत चाइना के बीच में युद्ध होने की स्थिति में अफ़गानिस्तान की भूमि का उपयोग किया जा सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई वैश्विक संबंध वाली घटनाओं को आप पचा नहीं पाएंगे। केवल लिखा हुआ पढ़ के रटा नहीं जा सकता, परिप्रेक्ष्य जानना जरूरी है, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक। तो ये जो चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ था? 2016 में। विदित हो कि अक्टूबर 2017 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, ये तथ्य बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए, घटना कब की है? अक्टूबर 2017, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफ़गानिस्तान को गेहूं की खेप भेजी थी। समझ रहे हैं, वहाँ भुखमरी फैल गई थी। 31 जुलाई 2022 को, यही जो जस्ट बीता है, हम लोग दिसंबर में बात कर रहे हैं, जुलाई जो बीती है, 31 जुलाई 2022 को चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तो एक दिवस जिस दिन
ये बंदरगाह बन के तैयार हुआ था, उसको चाबहार दिवस सम्मेलन के तौर पर मनाया जा रहा है, शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत, ये 3 राष्ट्र तो जो संस्थापक हैं वो हैं, इतने और शामिल हुए। देखिए ध्यान से कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन। कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, ये जो तो रसिया से अलग होने वाले राष्ट्र हैं, ईरान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो शंघाई सहयोग संगठन मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, उसके सारे राष्ट्र इसमें शामिल हुए और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें देखिए कहीं चाइना और पाकिस्तान है। तो इसलिए इसको बहुत भारतीय उपमहाद्वीप, खास करके भारत के लिए चाबहार बंदरगाह की उपयोगिता को गारंटेड समझिए कि एग्जाम में आया ही है, इसलिए ध्यान से इसको देख के जाइएगा। आर्थिक महत्व भी मैंने स्पष्ट किया है, ये तो सामरिक रहा। आर्थिक में क्या है, मध्य एशिया से कोयला, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, ये जो वहाँ के तजाकिस्तान, जहाँ से कोयला, गैस, सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, जो पारंपरिक जो ईंधन हैं उनका, कोयला, गैस, देखिए यूरेनियम आदि जैसे खनिजों के व्यावसायिक रूप में उपयोग भंडार से समृद्ध है। पूरा एरिया खादानों से भरा हुआ है। वहाँ से भारत तक गैस लाने, वहाँ से भारत तक कोयला लाने में इस बंदरगाह का भरपूर उपयोग होगा और शत्रु राष्ट्र को जाना नहीं पड़ेगा। तो आप इससे समझें कि इस बंदरगाह को कैसे दिमाग से इंजीनियरों ने, विश्व नीति नियंताओं ने कितनी मेहनत की होगी, कैसे अंजाम दिया होगा। हम तो बैठे पढ़ रहे हैं कि एपीओ बन जाए, लेकिन ज़रा उसकी सोचिए, देश का जो प्रधानमंत्री है, जो पूरे विश्व के प्रति अपने देश का मस्तक ऊपर करना चाहता है, उसकी जिम्मेवारी देखिए। और आप इसी से समझिए कि एक छोटे से एजेंडे पर अगर सोचें तो सोचते रह जाएं। हम आपको पड़ी है कि एक नौकरी मिल जाए तो बाल बच्चे पालें, 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीना मिलने लगे। और ये देखिए ज़रा व्यवस्था, कई खरब लगा के तो बंदरगाह बना होगा। ध्यान से देखिए, तुलनात्मक रूप से कम दूरी से ही भारत को महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। पाकिस्तान के पूरे सेक्टर में गैस पाइपलाइन बिछाने की जरूरत रह गई। अब जब ये समुद्री अंदर मार्ग से गैस की पाइपलाइन आ सकती है, तो एक योजना पे काम कर रहा है भारत, जिसमें तजाकिस्तान से समझौता है भारत का, गैस की पाइपलाइन आ रही है ईरान होते हुए। तो आप सोचिए, जो गैस आप घर में यूज कर रहे हैं वो मंगवाया कैसे जा रहा है। कभी कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, खाली इतनी छोटी छोटी बातों या छोटे छोटे दुनिया में मत रहिए, क्या हो रहा है देश के अंदर। खनिज उत्तोलन, महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति हो जाएगी। भारतीय उद्योगों के लिए नज़दीकी विदेशी बाजार मिल जाएगा। भाई जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप कर रही है, जो माल पैदा कर रही है, उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। चाइना डिस्टर्ब किए रहता है, चाइना भारत को ही दबाने में लगा है। तो उसके एवज में मध्य एशिया का पूरा मुल्क, जितने नाम गिनाए रहा हूँ, सब में भारतीय कंपनियां जाकर के बाजार लगा सकती हैं इसी मार्ग के माध्यम से। ठीक है, व्यापार, कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था के अलावा मध्य एशियाई क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे इजराइल भारत का एक दोस्त लगता है, लेकिन जो उधर की और कंट्री हैं जो चाइना समर्थित हैं, हालांकि अरब कंट्री से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमारात से अच्छे हैं, दुबई, पूरा अरब कंट्री। भारत को मोदी की ऐसी छवि बनी है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता। स्थिति विचित्र होने पर पाकिस्तान के साथ और राष्ट्र अरब कंट्री के आ सकते हैं। जैसे भी एक मुद्दा, जो एक हिंदू कोई लेडी थी जिन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था, तो सारे अरब कंट्री नाराज़ हो गए थे। रातों ही रात में बयान बदला गया, उस सदस्य को बीजेपी से निकाला गया। मैं नाम लेना नहीं उचित समझता, लेकिन आप समझिए कि पल भर में एक दिल का ताड़ हो जाता है। तो संबंध किसी से मधुर हैं, खराब भी हो सकते हैं। जो आपका आदमी का मानवीय रिश्ता है वही देशों के बीच में होता है, और वैसे में मध्य एशिया के जब ये राष्ट्रों से संबंध अच्छे रहेंगे तो भारत उसका उपयोग कर पाएगा विपरीत परिस्थिति में। तो ये सामरिक महत्व रहा। अब आइए, दूसरा एक महत्वपूर्ण समझौता है, मध्य एशिया से ही जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक पर है ये, अब्राहम समझौता। पूछते हैं, ये पूछ सकते हैं, इसका 2 परिप्रेक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर मैंने छोटी सी क्लास ली है, छोटा सा समझाया है, लेकिन इसको अब्राहम समझौता के माइंडसेट से समझिए। इजराइल और अरब देशों के मध्य पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है ये। इजराइल एक अमेरिका समर्थित बहुत धांसू राष्ट्र है। बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा वहाँ के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, अभी जस्ट खबर है, इसी साल की घटना है। इसी बीच में उनके विपक्षी तो चुन के आए थे, लेकिन उनको हरा करके फिर बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं। तो इजराइल जो है वो बहुत, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। पूरे मध्य एशिया पर कवर करने के लिए इजराइल को मोहरा बना रखा है अमेरिका ने। तो इजराइल और
अरब देश, तो अरब देश जो है मुस्लिम कंट्री हैं और अमेरिका मुस्लिम कंट्री का एक अनापेक्षित विरोधी माना जाता है। तो अरब कंट्री इजराइल से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रखते, लेकिन ये अब्राहम समझौता ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत पिछले 26 साल में इन दोनों के राष्ट्रों यानी अरब कंट्री और इजराइल के बीच में क्या हुआ, शांति समझौता। याद रखिएगा 14 जुलाई 2022 को पहले भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमारात, भारत मैं बता चुका हूँ शार्ट में, लेकिन यहाँ दोहरा के क्योंकि इसका कनेक्शन भारत से है इसलिए इसको समझना जरूरी है कि भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 14 जुलाई 2022। ये जो जुलाई बीता, इस नए समूह को I2U2 कहा जाएगा। I2 का मतलब इंडिया और इजराइल में आई है ना, इसलिए I2, और उधर अमेरिका और यूएई में दोनों में U है तो U2। ये मैं बता चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों दोहरा रहा हूँ, अभी इस थोड़े से राष्ट्र में चीज़ों को कनेक्शन करना सीखिए। इजराइल है और U2 का तात्पर्य यूएसए और यूएई। इस समूह को पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहते हैं। तो अगर टिप्पणी पश्चिम एशिया का क्वाड करके आ जाए तो आप I2U2 लिखेंगे। I2U2 आ जाए तो अब्राहम समझौता भी लिख सकते हैं, अब्राहम समझौता आ जाए तो I2U2 घुसेड़ सकते हैं, और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि पश्चिम एशिया का इसे क्वाड कहा जाता है, और क्वाड हम बता चुके हैं। ठीक है। इस सम्मेलन में यूएई ने भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ये कोई मेजर फैक्ट नहीं है, लेकिन इस समझौते में एक बहुत बड़ा, इतने बड़े धनराशि का निवेश हुआ तो ये उल्लेखनीय है, इसको लिखा जा सकता है कि अरब ने भारत कंट्री को लिए क्या बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, फूड पार्क विकसित करने के लिए कितना दिया, 16,000 करोड़ रुपए का निवेश, मार्केट में अपना निवेश किया, शेयर बाजार में। तो इस चीज़ को समझिए। अब आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। अक्सर ब्रिक्स से सवाल बनता ही है, चाहे फुल फॉर्म पूछ लें प्री में। तो ब्रिक्स की जो कंडीशन है उसमें उसके स्थापना, उसके कंडीशन को कि कितना वो एरिया रखता है, मैंने इतने में, ये देखिए लगभग 100 शब्द नहीं होगा, 80 शब्द में होगा, तो इतना देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका है का एक समूह है। यह समूह कुल मिलाकर, इसको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, विश्व की लगभग 42% जनसंख्या कवर करता है, 23% GDP कवर करता है, 30% एरिया कवर करता है, 18% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी निभाता है। आप सोच लीजिए, ब्रिक्स को कोई इग्नोर कर सकता है? वैसे भी क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, कह रहा है 18%, यानी पूरे विश्व का 18% में केवल ब्रिक्स राष्ट्र हैं। ब्राज़ील का भी क्षेत्रफल अच्छा खासा है। तो ब्रिक्स शब्द वर्ष 2001 में यूएसए की एक पत्रिका है गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा गढ़ा गया था। तो अगर ब्रिक्स पे सवाल आए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए आप इनका नाम लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि वर्ष 2011 में अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका इस समूह में जुड़ा था। यानी उसके पहले जो ब्रिक्स था वो बगैर साउथ अफ्रीका के था, लेकिन जब ये जुड़ा तो पूरा ब्रिक्स का वर्तमान रूप उभर के आया। और जून 2022 में, जो भी ये जून बीता है इसी साल, उसमें चीन की मेज़बानी में ब्रिक्स की चौथी मीटिंग थी, 14वीं, यानी इसके पहले 13 मीटिंग हो चुकी है, 15वीं आगे होनी है, 14वीं ये थी। तो ब्रिक्स के बारे में इतना शार्ट में हमने कवर किया। उसी से भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों का एक समूह है बिमस्टेक। ये सवाल यहाँ से मेंस में बनता है। तो वर्तमान में बिमस्टेक में क्या गतिविधियाँ रही हैं 2022 में? 30 मार्च 2022 को बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसको आप शार्ट में इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, कई बार पूछा गया है, उसको भी लिख सकते हैं, का 5वां शिखर सम्मेलन। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, 5वां शिखर सम्मेलन था ये। कहाँ? कोलंबो। श्रीलंका में उठापटक बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, पब्लिक वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी। लेकिन यहाँ देखिए घटना कब की है, मार्च 22। तो पूछ सकते हैं, इस शिखर सम्मेलन की थीम था 2 वर्ड्स, इंग्लिश की स्पेलिंग रेड कलम से लिखी है, साफ लिखी है, एकदम हूबहू याद रखिएगा। 2 वर्ड्स, ये रेसिलेंट, रीजन, प्रोस्पेरस, इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल है। तो इसको आप वर्ड बाय वर्ड रट लें, क्योंकि ये थीम अगर लिखते हैं तो आपको माना जाएगा कि बिमस्टेक पर जो 5वां शिखर सम्मेलन अभी जून में हुआ, मार्च में हुआ सॉरी, उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी है।
इसके मुख्य बिंदु को थोड़ा देख लें। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में बिमस्टेक की प्रगति, ये चूँकि ये कैसा ये कमेटी संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्षेत्रीय संगठन, इसमें विश्व के सारे नहीं, भारत के आसू पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनका ये समूह है। ध्यान से देखिए कि प्रगति वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर जिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, एक तो बीमारी, दूसरे आर्थिक अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की माली हालत खराब, नेपाल की हालत खराब, बांग्लादेश भी कोई खास स्थिति में नहीं है, सब कोरोना की मार जोड़े। केवल चाइना एक ऐसा है जो अपने दम पर अपने को सर्वाइव कर रहा है और पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। चाइना नेपाल में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, इस शिखर सम्मेलन में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की गई। तो ये लाइन अपने उत्तर में जरूर लिखिएगा अगर बिमस्टेक पे सवाल आता है यहाँ से। इस शिखर सम्मेलन में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा हुई। ये 3 लाइन ध्यान से फिर से देखिए। इस शिखर सम्मेलन में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान, क्योंकि भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, युद्ध के समय में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? परिवहन की, जो क्षेत्रीय एवं घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जैसे वही गैस की पाइपलाइन नहीं हुई, या कोई ऐसी आवश्यक स्थिति है जिससे एक देश के दूसरे देश के साथ व्यापार वाणिज्य सही ढंग से हो सके, तो कनेक्टिविटी होगी तब तो होगा। और एक चीज़ जीके के तौर पर इम्पॉर्टेंट है कि बिमस्टेक में जो राष्ट्र हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इनकी जो आवश्यकताएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो किन चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है व्यापार, निवेश और विकास। बिमस्टेक में जो स्तंभ हैं, यानी इन राष्ट्रों पर ये भार आरोपित हैं। भूटान, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। भूटान एकदम प्रकृति के गोद में बसा है, तो वो क्या संदेश दे रहा है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में भूटान जैसा बनिए। भारत, सुरक्षा। भारत ये बता रहा है कि कैसे अपने रीजनल क्षेत्रों की सुरक्षा या आतंकवादी अपराधों से कैसे मुकाबला भारत करके दिखा रहा है, या आपदा प्रबंधन करके दिखाया भारत ने। और ऊर्जा, सौर ऊर्जा वाला, समझ रहे हैं। तो जो राष्ट्र इन बिमस्टेक में शामिल हैं उनके अपने क्या पोजीशन है उसको फोकस करते हुए यह स्तंभ है, तो याद रखना चाहिए। म्यांमार का है कृषि, खेती-बाड़ी वहाँ ठीक हो रही है, खाद्य सुरक्षा, मत्स्यन और पशुपालन ठीक ढंग से हो रहा है, वो गौर करने लायक है। नेपाल, पीपुल टू पीपुल संपर्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, पीपुल टू पीपुल संपर्क पर टिप्पणी पूछी गई है तो नेपाल से रिलेट करता है। श्रीलंका, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, वहाँ नवाचार कई ऐसे हुए हैं, खास करके चाइना ने जब से हस्तक्षेप किया है। आर्थिक मंदी के पहले श्रीलंका भारत से कई मामलों में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन उसके सरकार की गंदी नीतियों के कारण और जैविक कृषि का अनुप्रयोग करने के कारण पूरा चाय बागान का पूरा कारोबार लंका में, और महामारी ऊपर से ध्वस्त कर दिया लंका को। लंका भारत से कई मामलों में बहुत आगे था, समझिए। उसीलिए वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार कभी सपने में नहीं सोच सकते। वो लंका मत समझना रावण वाली, ये लंका बहुत आगे है। भारत उसके मतलब पैर के धोनुआ बराबर नहीं है, लेकिन अब नहीं, स्थिति इस समय डगमग चल रही है। और थाईलैंड कनेक्टिविटी, थाईलैंड में चले जाइए, विश्व का ऐसा मुल्क है जहाँ मतलब इतनी रोड चमचमाती हुई सड़कें। सिंगापुर, आप ध्यान दीजिए, सिंगापुर कहते हैं, सिंगापुर की रोड या पेरिस, जापान की रोड है, भारत उसकी भी गड़बड़ धोनुआ बराबर नहीं है। तो ये सारे स्तंभ के पॉइंट आप समझिए, बिमस्टेक के एरिया रीजनल समीकरणों को समझिए, और इस प्रकार सम्मेलन को एस्से में या सम्मेलन को किसी आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे में कैसे डालें, इसको भी इस लेक्चर से आप समझ पाए होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और कूटनैतिक संबंधों पर केंद्रित आज का एक क्लास था, लेकिन मेरा ये लेक्चर आपको भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत मध्य एशिया संबंध, भारत क्वाड संबंध, भारत ब्रिक्स संबंध, भारत बिमस्टेक संबंध, तो एक प्रकार से संबंधों पर ज़बरदस्त क्लास है आज की। इसको अगर 2 बार आप घुमा के समझ गए तो इसका क्वेश्चन आपका लचर उत्तर नहीं रहेगा, जोरदार होगा। अगली क्लास परसों मिलेगी, कल निबंध की क्लास है। आज थोड़ा लेट हो गया, 6ठी क्लास थी, 7वीं क्लास, यानी 14 क्लास और बच रही है। 6 या 7 जनवरी तक हम आपको फ्री करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।